हेलो एंड वेलकम बैक टू क्वींस कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 146 से शुरू करेंगे। 30 क्वेश्चन यानी अप टू 175 तक हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, इसकी जो पीडीएफ है आपको क्वींस कॉमर्स जोन की ऐप में मिलेगी। उसी ऐप में आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे अकाउंटेंसी के विद एनालिसिस वीडियोज़, और एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी अब उस ऐप में ऐड कर दी गई है। आप वो वहाँ से ले सकते हैं। ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इससे पहले कि दोस्तों आज का सेशन शुरू करूं, सोशल मीडिया पे कल मैं देख रहा था, दो तीन चीज़ें थी जो काफ़ी पेनफुल हैं। जैसे अभी स्टेट लाइन की बात चल रही थी, तो इसमें स्टेट लाइन जो वापस लिया जा रहा है लोगों से, तो उसमें बड़े बड़े लोग भी हैं और उसमें कुछ गरीब तबका भी है। लेकिन देखा ये जा रहा है कि एक ख़ास कम्युनिटी यानी मुस्लिम्स को उसमें निशाना बनाया जा रहा है, जबकि सबको एट पार ट्रीट करना चाहिए, बराबर ट्रीट करना चाहिए लाखों, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। दूसरा ये भी देखने में कल सोशल मीडिया में मैं देख रहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स कुछ लगने वाला है जम्मू कश्मीर में। मतलब हमने जो दुकान मकान वगैरह बना रखे हैं उस पर भी टैक्स है। मुझे समझ नहीं आता कि जो हमने मकान बनाया है या कोई बिज़नेस है, दुकान वगैरह कुछ भी है, वो हमने अपनी इनकम से बनाया है और इनकम पे ऑलरेडी हम टैक्स दे चुके हैं। तो ये तो डबल टैक्सेशन वाली बात हो जाएगी कि ऑलरेडी हमने टैक्स दे रखा है इनकम पर। उसी इनकम की सेविंग से अगर हम कुछ और खरीदेंगे प्रॉपर्टी वगैरह, तो उस पर प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। मुझे लगता है सेंटर की गवर्नमेंट के पास अब पैसा बचा नहीं है। वो चाहती है किसी जिस तरह मर्जी से इनसे पैसा लिया जाए, तो उसमें वो किसी को बख्श भी नहीं रहे। तो दोस्तों, क्या ही उम्मीद की जा सकती है, जहाँ पर अडानी और अंबानी जैसे जिनको लाखों करोड़ों का कर्ज अभी अडानी पे कुछ हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ये कहा गया कि उसकी बहुत सारी शेल कंपनीज़ हैं और वो कंपनीज़ को दिखाकर शेयर की वैल्यूएशंस को जो है इंक्रीज़ किया गया, और उसी के चलते स्टॉक मार्केट में काफ़ी 1.5-2% का फॉल भी आया। उसके खुद के शेयर्स की वैल्यू 20% कम हो गई, 4 लाख करोड़ का उसका एक दिन में नुकसान हो गया। तो इस पे सोशल मीडिया भी चुप है क्योंकि गोदी मीडिया है। न्यूज़ जो है वो कोई सामने आ नहीं रही अडानी के ख़िलाफ़, क्योंकि अडानी ख़ास बंदा है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। तो दोस्तों, यही होगा, मतलब गरीबों को तंग किया जाएगा, अमीरों को बख्श दिया जाएगा। मतलब जब एक देश को एक अनपढ़ चाय वाला चलाएगा और एक तड़ीवार गुंडा जो है वो होगा सेंटर में, तो आप उसे इससे ज़्यादा क्या ही उम्मीद कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ थी, बड़े दिन से मैं सोच रहा था कि डिस्कस करूं आपसे। तो आज थोड़ा ये होता है कि कभी जब डिस्कशन कर ले बंदा, थोड़ा मन का गुबार निकल जाता है। तो अब आप आगे इन चीज़ों के लिए तैयार रहें कि आप लोग तो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, और वहाँ पे जेकेएसएसबी भी पूरी प्रिपरेशन कर रही है कि किस तरह से बस पैसा खाया जाए लोगों से, और ऑलरेडी ऐसा हो चुका है। आगे का पता नहीं कि क्या करेगी ये। खैर, मेरा काम है आपको पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। हम अपना काम करते हैं और उनको अपना काम करने देते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैव ओनली क्रेडिट बैलेंस। इसमें से किसका क्रेडिट बैलेंस है, इनमें से किसका क्रेडिट बैलेंस है। देखिए दोस्तों, कैपिटल, लाइबिलिटीज़ और इनकम्स, इनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो रिजर्व फंड इज़ ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, इसलिए क्रेडिट बैलेंस होगा। कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। अकाउंट्स पेबल, पेबल मतलब लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज इंक्रीज्ड बाय डेबिट एंट्रीज। देखिए दोस्तों, जस्ट ए सेकेंड, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट एसेट्स और एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होते हैं, और कैपिटल, लाइबिलिटीज और इनकम अकाउंट्स क्रेडिट होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज इंक्रीज बाय डेबिट एंट्रीज। एसेट्स और एक्सपेंस, ये दो अकाउंट जो है डेबिट एंट्री से इंक्रीज होंगे। देखें, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, ये डेबिट एंट्री से इंक्रीज होगा। सेल्स अकाउंट, सेल्स हमारी इनकम है, इनकम किस एंट्री से इंक्रीज होगा, क्रेडिट एंट्री से, इसलिए ये गलत है। परचेज रिटर्न, परचेज हमारा एक्सपेंस है, डेबिट में आता है, परचेज रिटर्न हमारे क्रेडिट साइड में आती है, रिवर्स होता है उसका, तो क्रेडिट एंट्री से इंक्रीज होगा, ये भी गलत है, इसलिए पहला आंसर रहेगा प्लांट एंड मशीनरी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डिक्रीज्ड बाय डेबिट एंट्री। देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया कि कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम, इनका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, यानी ये क्रेडिट एंट्री से इंक्रीज होती हैं।
और उलट होगा, ये डेबिट एंट्री से क्या होंगे, डेबिट एंट्री से ये डिक्रीज होंगे। क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डिक्रीज बाय डेबिट एंट्रीज, इनमें से कोई एक होगा जो डिक्रीज होगा। सैलरी अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट हमेशा इंक्रीज होते हैं डेबिट एंट्री से, इससे पहले वाले जो एमसीक्यूज में मैंने आपको बताया। बैंक अकाउंट ये एसेट अकाउंट है, एसेट अकाउंट भी डेबिट एंट्री से इंक्रीज होता है, ये दोनों डेबिट एंट्री से इंक्रीज होती है। कैपिटल अकाउंट ये देखिए इज द राइट आंसर। कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट एंट्री से क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जैसे मैंने अभी बताया कि ये तीनों कैपिटल लाइबिलिटीज और इनकम क्रेडिट एंट्री से इंक्रीज होते हैं और डेबिट एंट्री से डिक्रीज होते हैं, तो कैपिटल इज वन ऑफ देम, इसलिए सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज इंक्रीज्ड बाय क्रेडिट एंट्रीज, इसमें से कौन सा अकाउंट है जो क्रेडिट एंट्री से इंक्रीज होगा। देखिए अभी मैंने बता दिया कि कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम ये तीनों क्रेडिट एंट्री से इंक्रीज होते हैं और डेबिट एंट्री से डिक्रीज होते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट इंक्रीज होता है लेकिन सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट एंट्री से डिक्रीज होता है, इसलिए ये आंसर गलत है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट एंट्री से क्या होती है, इंक्रीज होती है, सो बी इज द राइट आंसर। गुडविल एसेट है, एसेट डेबिट एंट्री से इंक्रीज होता है, क्रेडिट एंट्री से डिक्रीज होता है। और परचेज अकाउंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस भी डेबिट एंट्री से इंक्रीज होता है, क्रेडिट एंट्री से डिक्रीज होता है। तो अभी इस केस में इसका आंसर रहेगा बैंक ओवरड्राफ्ट। In ledger, only personal accounts are maintained, only real accounts are maintained, only nominal accounts are maintained, all the personal real and nominal accounts are maintained. ledger में तो हम सारे ही अकाउंट्स बनाते हैं, लेजर में हम रियल, पर्सनल, नॉमिनल सारे ही अकाउंट बनाते हैं, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू एनालाइज द ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, किसी भी ट्रांजैक्शन को कब ज़रूरी होता है डेबिट और क्रेडिट में एनालाइज करना। तो कब करना, जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तभी हम इसको डेबिट या क्रेडिट में रखते हैं और उसके बाद हम लेजर्स बनाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन द कैश बुक इंडिकेट्स। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ये आपकी कैश बुक है, मैं सिर्फ बैंक कॉलम लिख रहा हूँ, कैश कॉलम नहीं, क्योंकि हम बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। लिखा था बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। जब आपकी क्रेडिट साइड बड़ी होती है, मान लो ये क्रेडिट साइड आपका टोटल है 1000 और यहाँ पर 800 है, तो बैलेंस यहाँ बनेगा टू बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है, 200 रुपये का। अब क्वेश्चन द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड, यानी इसकी बात कर रहे हैं। द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक इंडिकेट, वो क्या इंडिकेट करता है, तो अगर यहाँ बैलेंस दिया गया है तो इट मीन्स वो इंडिकेट करता है बैंक ओवरड्राफ्ट या जो हमने बैंक से पैसा निकाला हुआ है। सो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द टोटल अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, जो पैसा हमने बैंक से निकाला है, बिल्कुल बैंक ओवरड्राफ्ट उसी को कहते हैं। सो द आंसर इज द टोटल अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। हाँ, इसकी जगह ये क्वेश्चन होता डेबिट बैलेंस, द डेबिट बैलेंस क्या क्वेश्चन होता, अगर ये कहता कि डेबिट बैलेंस क्या इंडिकेट करता, तब वो होता कैश एट बैंक। लेकिन अभी इसने कहा बैलेंस ऑन द डेबिट साइड, जो हमारी डेबिट साइड है उसमें जो ये जो बैलेंस है ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है बैंक ओवरड्राफ्ट या अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ कैश कॉलम इज ऑलवेज, कैश जो कॉलम होता है उसका जो बैलेंस होता है हमेशा कौन सा होता है, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ये आपको याद रखना है कि जो हमारी कैश बुक होती है उसका जो कैश कॉलम होता है उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और बैंक कॉलम का डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कोई भी बैलेंस हो सकता है। डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक आर टोटल्ड वेयर एज बैंक एंड कैश कॉलम्स आर बैलेंस्ड बिकॉज, देखिए जो डिस्काउंट कॉलम होता है उसको सिर्फ कैश बुक का जो डिस्काउंट कॉलम है उसको सिर्फ टोटल किया जाता है। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट हमारा जो हमारी इनकम या एक्सपेंसेस होते हैं इनको हम बैलेंस नहीं करते, इनका जो भी बैलेंस होता है हम सीधा ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट जो है उनको कभी बैलेंस नहीं किया जाता, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट आर इन द नेचर मेमोरेंडम अकाउंट, क्यों बैलेंस नहीं किया जाता, क्योंकि इनको एज ए मेमोरेंडम अकाउंट हम शो करते हैं। और ये आप याद रखो, ज़्यादा ये याद रखो कि जो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं यहाँ जहाँ पर हम इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं उनको हम बैलेंस नहीं करते, हम उनका जो भी बैलेंस होता है सीधा ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। चलिए जी नेक्स्ट इज द बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होती है, छोटे मोटे खर्चों को पे करने के लिए हम एक बुक बनाते हैं, इसको कहते हैं पेटी कैश बुक। उसमें एक पेटी कैशियर होता है जिसको कैश दे दी जाती है, मान लो 1000 रुपये, उसमें से वो खर्चे करेगा, छोटी मोटी पेमेंट्स करेगा। मान लो 700 उसने खर्च कर दिया, 300 बच गया, तो इसी की बात हो रही है। बैलेंस जो 300 है पेटी कैश बुक का, ये क्या है, देखिए 1000 में से 700 खर्च कर दिए तो ये 300 हमारा कैश है, और कैश हमारा क्या है, एसेट, इसलिए आंसर रहेगा डी एन एसेट। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज
द पेटी कैश बुक इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग। पेटी कैश बुक किन चीज़ों की रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ की जाती है? तो मैंने अभी बताया कि जो पेटी कैश बुक होती है वो छोटे मोटे जो एक्सपेंचर हैं, पेमेंट्स हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम पेटी कैश बुक बनाते हैं। सो आंसर इज़ पेटी कैश पेमेंट। पेटी कैश रिसिप्ट तो पेटी कैश बुक में आती ही नहीं, सिर्फ पेमेंट्स आती हैं। ऑल कैश पेमेंट ये कैश बुक में जाती हैं, एक्सक्लूडिंग जो छोटी मोटी पेमेंट जो कि पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करें। नेक्स्ट इज़ कैश बुक इन बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। कैश बुक जो है बुक कीपिंग में वो क्या रिकॉर्ड करती है? तो कैश बुक में आपको याद होगा जितनी भी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स हम वो रिकॉर्ड करते हैं। सो ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इन कैश, बिल्कुल यही आंसर है। ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स जो है कैश की वो कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं। बी जो है ऑल कैश एंड क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती। ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो है वो कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड की जाती, इसलिए पहला आंसर रहेगा ए, ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट मेड इन कैश। चलिए जी नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड ऑन। कैश डिस्काउंट हम कब देते हैं? ऑप्शन ए प्रॉम्प्ट पेमेंट, बी सेल, परचेज, नन। देखिए दोस्तों कैश डिस्काउंट तब दिया जाता है जब कोई हमें विद इन टाइम पेमेंट करता है, यानी हम किसी को कहते हैं भाई अगर वो विद इन टाइम हमें पेमेंट करेगा तो हम उसको डिस्काउंट देंगे, तो उस वक्त जो डिस्काउंट दिया जाता है दैट इज़ कैश डिस्काउंट। तो कब दिया जाता है? इस प्रोवाइडेड ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट, मतलब विद इन टाइम पीरियड जो हमें पेमेंट मिलती है या हम किसी को पेमेंट करते हैं। कैश अकाउंट विल शो, कैश अकाउंट क्या शो करेगा? ए डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, नन। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो कैश अकाउंट है वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, यानी उसकी हमेशा डेबिट साइड जो है एज कम्पेयर टू क्रेडिट साइड बड़ी होती है। नेक्स्ट इज कैश बुक इज ए ऑप्शन ए सब्सिडी जनरल, बी सब्सिडी जनरल लेजर, सी लेजर, डी नन ऑफ दिस। देखिए कैश बुक जो है एक सब्सिडी जनरल और लेजर है। सब्सिडीज बुक वो होती हैं जहाँ पर हम जब हमारे बिजनेस में जिसकी बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे कैश की, परचेज़ की, सेल की, तो उनके लिए अलग से एक बुक बना दी जाती है, जैसे कैश बुक, परचेज़ बुक, सेल बुक। तो उस बुक का फ़ायदा ये होता है कि हमें जर्नल या फिर लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो कैश बुक हमारी क्या है? एक सब्सिडी जर्नल है। क्यों सब्सिडी जर्नल है? क्योंकि जब हम कैश बुक बना लेते हैं तो हमें जर्नल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही हमें लेजर बनाने की ज़रूरत पड़ती है। सो इट इज़ ए सब्सिडी जर्नल एंड लेजर अकाउंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एक कॉलमनर कैश बुक रिकॉर्ड्स, कॉलमनर कैश बुक होते हैं जिसके कॉलम बने होते हैं। आपने जब कैश बुक बनाई थी तो इस तरह से डेबिट साइड में भी 3 कॉलम बनाए होंगे, क्रेडिट साइड में भी 3 कॉलम बनाए होंगे, जिसमें कैश का होता है, एक बैंक का होता है और एक डिस्काउंट का होता है। तो ये 3 कॉलम होते हैं। तो एक कॉलमनर जो कैश बुक है रिकॉर्ड्स ए ऑल कैश ट्रांजैक्शन, जिसमें सारी कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं। बी बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन एक्सेप्टिंग डिस्काउंट, यानी कैश और बैंक ट्रांजैक्शन डिस्काउंट को छोड़कर। सी ऑल कैश ट्रांजैक्शन एक्सेप्टिंग कैश परचेज एंड सेल, सारी कैश ट्रांजैक्शन सिर्फ कैश परचेज और सेल को छोड़कर। और डी बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग डिस्काउंट। बिल्कुल जी, कैश एक कॉलमनर कैश बुक वो होती है जिसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों की ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज एक कस्टमर चेक रिटर्न डिसऑनर्ड इज रिकॉर्डेड इन। एक कस्टमर का चेक अगर डिसऑनर्ड हो गया तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? देखिए अगर कस्टमर हमें चेक देता है तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में, डेबिट साइड में। और अगर वही चेक डिसऑनर्ड हो जाता है तो अगेन कैश बुक में ही उसको रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कहाँ? क्रेडिट साइड में। इसलिए वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। क्यों रिकॉर्ड होगा? क्योंकि कैंसिल करने के लिए जो पहले हमने डेबिट किया था, अब अगर वो डिसऑनर्ड हो गया तो कैंसिल करने के लिए हम उसको क्रेडिट भी कर देंगे, इसलिए वो कैश बुक में ही रिकॉर्ड होगा। चलिए नेक्स्ट इज कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन। कैश सेल हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? सेल्स बुक, कैश बुक, जर्नल या नन ऑफ दिस। कैश सेल जो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स बुक में हम याद रखना क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करते हैं। और जो सेल्स अकाउंट होता है, सेल्स अकाउंट, उसमें कैश एंड क्रेडिट सेल दोनों रिकॉर्ड की जाती हैं। याद रखना आप कि कैश सेल कहाँ रिकॉर्ड की जाती हैं? कैश बुक में। क्रेडिट सेल कहाँ रिकॉर्ड की जाती हैं? सेल्स बुक में। और सेल्स अकाउंट में दोनों तरह की कैश और क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड की जाती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। वाइल पोस्टिंग फ्रॉम द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, जब हम कैश बुक की क्रेडिट साइड से पोस्टिंग करते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारी कैश बुक है, ठीक है, ये आपकी डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड। आप सबको एक तो चीज़ तो पता ही है कि अगर एक अकाउंट कहीं डेबिट होता है तो कहीं ना कहीं वो क्रेडिट होता है। तो मान लो अगर मैं कैश बुक की क्रेडिट साइड से, क्रेडिट साइड में क्या लिखा होता है? बाय परचेज। मान लो परचेज होती हैं, एक्सपेंसेस होते हैं 2000 की। अगर मैं कैश बुक की क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड करूंगा तो यहाँ पर आपको परचेज कहाँ दिख रही है? क्रेडिट साइड में। तो परचेज अकाउंट में मैंने अभी कहा कि जो अकाउंट कहीं डेबिट होता है कहीं ना कहीं क्रेडिट भी होता है। तो अगर यहाँ पर ये क्रेडिट हो रहा है तो परचेज बुक में क्या होगा? ये डेबिट होगा। तो अगर हम क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो भी हम जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं परचेज़ की बात कर रहा था, तो परचेज़ बुक में ये डेबिट साइड में चला जाएगा। अगर हम डेबिट साइड से, इस साइड से रिकॉर्ड कर रहे हैं
तो जैसे डेबिट सेल्स हम यहाँ पे लिखते हैं डेबिट साइड में, तो सेल बुक में ये कहाँ चली जाएगी, सेल बुक में ये क्रेडिट साइड में चली जाएगी। तो सिंपल आपको याद रखना है कि आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो किस साइड से कर रहे हो। अगर आप डेबिट साइड से पोस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर आप डेबिट साइड से कोई एंट्री को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो ये वो क्रेडिट होगी अपने अकाउंट में, और अगर क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड करना चाहते हो तो अगर अपने अकाउंट में डेबिट होगी। तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। वाइल पोस्टिंग फ्रॉम द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, अगर हम कैश बुक की क्रेडिट साइड से पोस्टिंग करेंगे तो क्या होगा, ए ओनली द इंडिविजुअल अकाउंट्स आर पोस्टेड, इंडिविजुअल अकाउंट्स को पोस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट रीड करते हैं, इंडिविजुअल्स अकाउंट्स आर डेबिटेड। हम कहाँ से पोस्टिंग कर रहे हैं, क्रेडिट साइड से। मैंने कहा कि अगर आप क्रेडिट साइड से पोस्टिंग करोगे तो उसी अकाउंट में जो है वो अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सो इंडिविजुअल अकाउंट्स आर क्या हो जाएगा, डेबिटेड, एंड टोटल ऑफ कैश कॉलम इज क्रेडिटेड, और कैश कॉलम का जो टोटल है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सो बी इज़ द राइट आंसर। सिंपल याद रखो कि जिस अकाउंट से आप डेबिट या क्रेडिट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जिस अकाउंट से आप पोस्टिंग कर रहे हो उसकी डेबिट साइड से अगर कर रहे हो तो क्रेडिट साइड में होगी, और क्रेडिट साइड से करोगे तो कहाँ होगी, डेबिट साइड में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। वाइल पोस्टिंग फ्रॉम द डेबिट साइड, इसका सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना कि इसका क्या आंसर होगा। चलिए जी नेक्स्ट इज पेटी कैश सिस्टम इज डिज़ाइन। पेटी कैश सिस्टम किस लिए डिज़ाइन किया गया, किस लिए बनाया गया, टू मीट द नीड्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, टू कवर स्मॉल एंड मिसलेनियस इनकम, टू कवर द स्मॉल एक्सपेंडिचर टू बी पेड इन कैश, टू कवर बोथ स्मॉल इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर। देखिए पेटी कैश सिस्टम हम सिर्फ और सिर्फ पेटी एक्सपेंस, यानी पेटी एक्सपेंस का मतलब है छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए बनाते हैं, इसलिए आंसर रहेगा टू कवर द स्मॉल एक्सपेंडिचर पेड इन कैश। इनकम्स तो इसमें हम रिकॉर्ड करते ही नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस बड़ा है या छोटा, पेटी कैश बुक कोई भी बना सकता है, इसलिए ये आंसर भी नहीं है। तो सिंपल याद रखो कि पेटी कैश सिस्टम जो है छोटे मोटे खर्चों की पेमेंट के लिए, इनकम नहीं, सिर्फ पेमेंट के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द टर्म इम्प्रेस सिस्टम इज यूज्ड इन रिलेशन। इम्प्रेस सिस्टम किसे कहते हैं पहले वो समझ लो। देखिए कैश बुक जो बनाता है वो हेड कैशियर होता है। हेड कैशियर फिर अपने आगे एक पर्सन अपॉइंट करता है, इसको हम कहते हैं पेटी कैशियर, जिसका काम होता है छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड करना। अब मान लो हेड कैशियर जो है, हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को 2000 रुपये दिया खर्च करने के लिए कि तू इसमें से छोटे मोटे खर्चे निकाल ले, और मान लो पेटी कैशियर ने इसमें से 1400 रुपया खर्च कर दिया, एक्सपेंस कर दिए, छोटे मोटे खर्चे कर दिए, और बाकी इसके पास कितना बचा, 600। तो फिर हेड कैशियर क्या करेगा, उसको ये 2000 का बैलेंस मेंटेन रखना है, तो जितना उसने खर्चा किया उतना बैलेंस वो उतने पैसे उसको वो और दे देगा ताकि वो बैलेंस आपका 2000 मेंटेन रहे। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पर पेटी कैशियर जितना खर्चा करता है, हेड कैशियर वापस से उतने पैसे उसको दे देता है ताकि वो बैलेंस जो है, इनिशियल बैलेंस, स्टार्टिंग का जो बैलेंस था वो मेंटेन रहे, ऐसे सिस्टम को इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं। और ये सिस्टम कहाँ यूज़ किया जाता है, पेटी कैश बुक में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज ए ट्रायल बैलेंस इज ए। ट्रायल बैलेंस क्या है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, लिस्ट ऑफ बैलेंसेज, नन ऑफ दिस। देखिए ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ना रियल, ना नॉमिनल, ना पर्सनल, किसी भी तरह का अकाउंट नहीं है। ये जो भी हमारे बैलेंसेज होते हैं लेजर के, उनकी एक लिस्ट होती है। सो इट इज़ ए लिस्ट ऑफ बैलेंसेज। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस चेक्स। ट्रायल बैलेंस क्या चेक करता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स, ऑनेस्टी ऑफ बुक कीपर, एक्यूरेसी ऑफ बुक कीपर, ऑल ऑफ दिस। देखिए ट्रायल बैलेंस मैंने आपको टॉपिक पूरा आपने पढ़ा है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, यानी टोटली में कुछ हमारी मिस्टेक्स तो नहीं हुई, प्लस माइनस में हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो है बुक्स की चेक करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ए ट्रायल बैलेंस फैसिलिटेट। ट्रायल बैलेंस किस चीज़ के लिए हमें मदद करता है, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए हमारी जो अकाउंटिंग प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है, जर्नल, जर्नल के बाद क्या बनती है, लेजर, लेजर के बाद क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनते हैं, फाइनल अकाउंट्स। तो ट्रायल बैलेंस जो है हमें फाइनल अकाउंट जो है, फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इन तीनों को बनाने में हमारी मदद कौन करता है, ट्रायल बैलेंस। सो ए ट्रायल बैलेंस फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस डज नॉट सर्व द फॉलोइंग पर्पस। ट्रायल बैलेंस इनमें से कौन सा है जिसके लिए काम नहीं करता। कनेक्टिंग लिंक, बिल्कुल कनेक्टिंग लिंक है। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसी ट्रायल बैलेंस को लेकर फिर हम अपने फाइनल अकाउंट्स भी बनाते हैं, तो एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। देन गारंटी द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, बिल्कुल नहीं। ट्रायल बैलेंस इस चीज़ की गारंटी नहीं देता कि सारी ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड हुई हैं,
ट्रायल बैलेंस सिर्फ इस चीज़ की गारंटी देता है कि अर्थमेटिकली यानी प्लस माइनस में हमने कोई गलती की या नहीं की, सिर्फ इस चीज़ की गारंटी देता है, लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं देता कि सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई। तो बी इज़ द राइट आंसर। समराइजेज द डाटा, बिल्कुल जी, ये तो डाटा की जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है, यानी जो हमने लेजर्स बनाए उसमें जो बैलेंसेस हैं उनकी समरी रिफ्लेक्ट करता है और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी बताता है। तो ये बाकी सारे काम तो करता है, लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं देता कि हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, ए ट्रायल बैलेंस इज ए, ट्रायल बैलेंस क्या है? एक अकाउंट है, पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम है, पार्ट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स है, या प्रूफ ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट। आई थिंक इसका मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी बार डिस्कस कर लिया कि ये प्रूफ होता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज, ए ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड कब बनाया जाता है? तो अभी जैसे मैंने कहा जर्नल के बाद लेजर, आफ्टर उसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। आफ्टर ए ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन सब्सिडी बुक, रिकॉर्डिंग नहीं होगा, ये रिकॉर्डिंग है, आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन सब्सिडीज बुक, आफ्टर पोस्टिंग टू लेजर इज कंप्लीट, आफ्टर पोस्टिंग टू लेजर इज कंप्लीट एंड अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस। तो मैंने कहा था लेजर के बाद, तो आफ्टर पोस्टिंग टू लेजर इज कंप्लीट एंड अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस, लेजर में पोस्टिंग करने के बाद और अकाउंट्स को बैलेंस करने के बाद ही हम ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट, एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज इफेक्टेड बाय, एक ट्रायल बैलेंस जो है वो कब डिसएग्री होता है? इफेक्टेड मतलब कब डिसएग्री होता है कि डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी बराबर नहीं आती? वन साइडेड एरर्स में, टू साइडेड एरर्स में, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। देखिए ट्रायल बैलेंस कब इफेक्टेड होता है? जब कोई वन साइडेड एरर हो, यानी हमने यहाँ ट्रांजैक्शन लिख दी, यहाँ लिखना भूल गए, या यहाँ पर लिख दी क्रेडिट साइड में और डेबिट में लिखना भूल गए, तब हमारा जो है ट्रायल बैलेंस जो है इफेक्टेड होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, इफ़ द ट्रायल बैलेंस एग्रीज इट इम्प्लाइज दैट, अगर ट्रायल बैलेंस एग्री करता है मतलब का मतलब हो गया कि ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अगर दोनों बराबर आ जाती हैं, ये भी सेम और ये भी सेम, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देयर इज़ नो एरर इन बुक्स, कि बुक्स में कोई एरर नहीं है। नहीं, उसके बाद भी एरर हो सकते हैं, कई तरह के एरर मैंने आपको बताए थे, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री तो करता है लेकिन फिर भी उसमें एरर होते हैं। देयर में भी टू साइडेड एरर इन द बुक्स, कि बुक्स में टू साइडेड एरर हैं। देयर में भी वन साइडेड इन द बुक्स, देयर में भी बोथ टू साइडेड एंड वन साइडेड एरर इन द बुक्स, इसमें दोनों डबल साइडेड और सिंगल साइडेड एरर हो। तो एक ट्रायल बैलेंस एग्री करता है, इसका मतलब देयर में भी टू साइडेड एरर इन द बुक्स, इसमें दो साइडेड एरर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 1000 रुपया यहाँ लिखा, ठीक है, और यहाँ लिखना भूल गया, बाद में मैंने 1000 यहाँ लिखा और यहाँ लिखना भूल गया, अल्टीमेटली दोनों बैलेंस मेरे क्या हो गए? बराबर हो गए। तो ये हो गया टू साइडेड एरर, पहले मैंने यहाँ कर दिया फिर मैंने यहाँ कर दिया, जिसकी वजह से दोनों बैलेंस एग्री हो गए। तो ट्रायल बैलेंस कब एग्री होगा? देयर में भी टू साइडेड एरर इन द बुक, जब यहाँ पे दो साइडेड एरर होंगे। तो दोस्तों ये थे आज के एमसीक्यूज। नेक्स्ट सेशन हम 176 से शुरू करेंगे और नेक्स्ट 30 हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।